हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एचईओ मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की जो आपकी बुक आती है इसको हम पूरा जो है कवर कर रहे हैं। और इस बुक को हम जो कवर कर रहे हैं आपके चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, चैप्टर वाइज भी आप याद जो है कर सकते हो। अभी तक हमारे प्राथमिक चिकित्सा की प्रकार सिद्धांत, SHPSC CSC जिला अस्पताल संगठन, स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य एवं दायित्वों की बात कर चुके हैं। आज के हम अपने चैप्टर में स्वास्थ्य के लिए पोषण के बारे में बात करेंगे। 5वें नंबर का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के लिए पोषण से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे और एग्जाम्स के पॉइंट से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट टू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, बिना पढ़े आपका नहीं हो पाएगा, है ना। स्वास्थ्य के लिए पोषण से संबंधित हम क्वेश्चनों की बात जो है यहाँ से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, कुएं के पानी का विसंक्रमण किया जाता है। भाई, कुएं के पानी का जो विसंक्रमण है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कुएं के पानी को अगर सुरक्षित करना हो, कीटाणु शोधन करना हो, तो इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यूपीपीएससी एचईओ एग्जाम 2005 में क्वेश्चन आया था कि कुएं के पानी को विसंक्रमण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है किया जाता है ना। क्लोरीनीकरण के क्लोरीन युक्त पदार्थों के माध्यम से जल को कीटाणु रहित किया जाता है और क्लोरीनीकरण सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर किया जाता है। अतः कुएं के पानी को विसंक्रमण के लिए सही विकल्प क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर रहेगा। केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है। कितनी कैलोरी प्रति 100 ग्राम में होती है केला में, जो भोज्य पदार्थ के रूप में प्रमुख माना जाता है? आप कहेंगे ऊर्जा की 116 कैलोरी की यहाँ पर आवश्यकता जो है हो जाती है। केला कुल जो म्यूजैसी के अंतर्गत आता है, तो फलों में प्रचुर मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन जो है पाए जाते हैं। केले से 89 कैलोरी से लेकर 100 ग्राम में जो है ऊर्जा प्राप्त जो है इसमें होती है। तो 100 ग्राम प्रति केले की बात किया है तो उसमें 116 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर पाई जाती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। अब उदाहरण के लिए फलियों में मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द इत्यादि आएंगे, जिसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। इन सभी में सोयाबीन एक ऐसी आपकी है जिसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में तो पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा लगभग 43.22% पाई जाती है। अगर कभी आ जाए तो 43.22% जो है आपकी पाई जाती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है, ये भी याद रखना है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है, समान होता है। और मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का उत्पादक प्रमुख राज्य है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो इन चारों में सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन की बात करें तो मूंगफली है। अगर सोयाबीन का नाम नहीं है तो सोयाबीन के बाद आपका मूंगफली का नाम आ जाएगा। मूंगफली सबसे अच्छा प्रोटीन के रूप में जो है पाया जाता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें पाई जाती है? मूंगफली में। प्रोटीन भी पाया जाए और वसा भी पाया जाए तो आप कहेंगे मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। हालांकि प्रोटीन मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा तीनों ही चीजें पाई जाती हैं और मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों की तुलना में 2.5 गुना और फलों से 8 गुना अधिक यहाँ पर जो है आपकी मूंगफली में प्रोटीन पाई जाती है। आप समझ सकते हैं मूंगफली में बहुत हाई प्रोटीन रहती है, याद रखिएगा। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहेंगे विकल्प में चावल, गेहूं, जौ, मक्का कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर चावल भी आ गया, गेहूं भी आ गया, जौ भी आ गया, मक्का भी आ गया। ये चारों ही आपके क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ही हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए तो चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, याद रखिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। उदासी से लड़ सकता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा बुढ़ापे के लिए
उत्तरदायी मूल मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है? नहीं, रक्षा नहीं कर सकता है। अमीनो अम्ल या टायरोसिन की बात की है, आपके ऊपर के ए बी सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? भाई गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है, इसे हम ग्लूटेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्लूटेन के नाम से। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त मतलब कठोर गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मुलायम गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। तो आप समझ सकते हो गेहूं में भी अलग अलग चीजों में हो जाता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 4000 किलो कैलोरी, कम से कम 4000 किलो कैलोरी की एक सामान्यतः जो कठोर परिश्रम करता वाला पुरुष है, उसको दैनिक आवश्यकता 3500 से 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी होती है? आप कहेंगे एक गिलास पानी से 0। पानी में कोई कैलोरी होती है क्या? आप कहेंगे 0, है ना। फ्री कैलोरी, पानी फ्री कैलोरी आहार होता है। एक गिलास पानी हो या टंकी भर पानी हो, 0 कैलोरी होगी, याद रखिएगा। भोजन का प्रमुख अंग है, तो भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का प्रमुख अंग होता है और कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिकों के बना होता है, याद रखिएगा। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये अनुपात है जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख अंग है। लंबे समय की कसरत मुख्यतः ईंधन का क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। लंबे समय से अगर कसरत कर रहे हो तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट के ही कारण होता है। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है। भाई नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है मतलब कि 3 अवयव हैं, एक नहीं है। क्लोरोफिल है, डीएनए का है, आरएनए का है। जबकि कार्बोहाइड्रेट की बात किया है, नाइट्रेट का आवश्यक अवयव जो है नहीं होता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अवयव होता है ना। किसका होता है? भोजन का प्रमुख अवयव होता है, नाइट्रोजन का अवयव नहीं होता है। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह है कौन सा है? तो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के जो बीच तत्व संतुलन है वो फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरस होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इसमें खनिज मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे, सभी धान्य जो है यहाँ पर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता ऐसा कौन सा यौगिक है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन मानव शरीर में संग्रहित रहता है, वसा भी संग्रहित रहता है और टोकोफेरॉल भी रहता है। जबकि अमीनो अम्ल की बात की है, मानव शरीर में संग्रहित अमीनो अम्ल नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित जो है नहीं रहता है, प्रोटीन की छोटी इकाई के बना होता है इसीलिए। इस फल में लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक ऐसा फल है जिसमें लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, करौंदा। करौंदा तो सभी जानते होंगे ना। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है। फल में विटामिन सी और लोहे प्रचुर मात्रा में इसमें जो है पाया जाता है। प्रोटीन सी घाव भरने में उपयोगी होता है। लोहे पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो लोहे मात्रा की बात किया है, विटामिन सी की बात किया है, करौंदा में पाया जाता है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए और प्रमुख खनिजों को मानव शरीर से मांसपेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम हो, लोहे हो या सोडियम हो, सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर के मांसपेशियों को होती है। तो आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी? आप कहेंगे आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइट्रोक्रोम प्रोटीन हेम के प्रमुख घटक के रूप में जो है कार्य करता है। शरीर में लोहे मतलब कि आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक रोग होता है, उस रोग तक को हो जाता है, याद रखिएगा। तो शरीर का सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयरन की बहुत आवश्यकता होती है, इसे पालक के पत्ते खाए जाते हैं। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे का अंश जो है हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे जो होता है प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे मांस, अंडा, फलियां, अनाज। ये सभी स्रोत आपके लोहे अंश मतलब जो है हरी सब्जियों में जो है पाए जाते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? उसमें बहुमूल्य होता है। आप कहेंगे एमाइलोज। क्या होता है? एमाइलोज। बासमती चावल अगर आपने पकाए होंगे तो आप देखोगे 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। एक एमाइलोज पाया जाता है, दूसरा एमाइलो पैक्टिन पाया जाता है। तो बासमती चावल जो लंबा दाना पक जाने में हो जाता है, इसे एमाइलोज के कारण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? भाई दूध में मिठास जो है लैक्टोज के कारण आता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। दूध में जो मिठास टाइप की आती है वो लैक्टोज के कारण आती है, याद रखिएगा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध खराब हो जाता है एक बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध जो है खराब हो जाता है या खट्टा हो जाता है, याद रखिएगा।
है ना। जीवाणु जो होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें बैक्टीरिया जो है आपके अति महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया के द्वारा। अगर दूध है और उसको दही में परिवर्तन करना है तो बैक्टीरिया के द्वारा ही आपका इसमें परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। दूध का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया और कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पाया जाता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण है। भाई गाय के अगर दूध देखा हो आपने, भैंस के दूध और गाय के दूध में देखोगे तो गाय का दूध हल्का पीला रंग टाइप का होता है, लेकिन किस कारण से होता है, आप कहेंगे कैरोटीन। कैरोटीन एक नामक पदार्थ पाया जाता है इसमें, जिसके कारण जो है आपका गाय का रंग हल्के पीले रंग का जो है प्रतीत यहाँ पर होता है। गाय का दूध हल्के पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है, तो आप कहेंगे कैसीन के कैरोटीन की उपस्थिति। किसके, कैरोटीन, कैसीन के कैरोटीन की इसमें उपस्थिति जो है पाई जाती है। भैंस के दूध में औसत मात्रा कितनी होती है, भाई भैंस का दूध है उसमें औसत मात्रा कितनी होगी, 7.2%। भैंस के औसत वसा की मात्रा की बात किया, जो वसा की भैंस के दूध में मात्रा होती है वो 7 से लेकर 7.5% तक जो है यहाँ पर आपकी पाई जाती है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैंस के दूध की औसत वसा की मात्रा 7 से 7.5% होती है, जबकि गाय के दूध की औसत वसा की मात्रा 3.5 से 5.0 तक पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। रेनिन एक एंजाइम होता है जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम के रूप में इसको जो है जाना जाता है। कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन दुग्ध कैसे होता है, आप कहेंगे प्रोटीन से। कैसे होता है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन से पाया जाता है। शरीर में उत्तक टिश्यूज का निर्माण होता है, शरीर में टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन से होता है, रखिएगा। शरीर में जो उत्तक टिश्यूज का निर्माण है वो आपके प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत दोनों ही आवश्यक के लिए कार्य करते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल के संयोजक इकाई या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक के रूप में कार्य जो है करते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है, प्रोटीन के कारण होती है। अगर प्रोटीन किसी मानव शरीर में अगर कम खाया जा रहा है या पिया जा रहा है तो आप ये समझ लो उसकी जो वृद्धि हो रही है वो बहुत ही स्लो वृद्धि हो जाएगी, बहुत स्लो वृद्धि के देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन यौगिक कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणुओं के मिलने से जो है आपका होता है। और जब इन सभी की चीजें कमी हो जाती है, सीधी सी बात की जाए तो प्रोटीन यहाँ पर जो है वृद्धि शरीर मानव शरीर में जो है देखने को यहाँ पर मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं, तो सभी प्रोटीन में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सभी विद्यमान होते हैं। तो डी ऑप्शन है, भी हमने आपको प्रोटीन में बताया भी है कि प्रोटीन सभी में पाया जाता है। यहाँ पर आपके अणु हैं और आपके उपस्थित तथ्य हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तरफ अणु के हैं और एक आपके तथ्य हैं। जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और पीतल में तांबा पाया जाता है। तो ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर आप मिला सकते हो। अब इसी तरह अणु और उपस्थित धातु की बात किया है, जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन में लोहे आयरन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और चैल्कोपाइराइट में आप कहेंगे तांबा कॉपर जो है पाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर मिलाना है। जैसे बात की जाए कि विटामिन B1 में यहाँ पर बात की जाए तो ये है थायमीन, विटामिन B1 में थायमीन सम्मिलित है। विटामिन B12 की बात की जाए तो आपके राइबोफ्लेविन से संबंधित है। विटामिन B6 की बात किया है आपके पायरिडॉक्सिन से संबंधित है, और विटामिन B12 की बात किया तो आपके साइनोकोबालामिन से संबंधित है। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट आपको कर लेना है। कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, भाई इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, लोहा है, जस्ता है, मैग्नीज है। जबकि गंधक की बात किया सूक्ष्म पोषक तत्व की दृष्टि में यह नहीं आता है, याद रखिएगा, है ना, ये आपके नहीं आता है। पपीता मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, पपीता में, पपीता खाया होगा, इसमें विटामिन पाया जाता है, विटामिन BC होता है। विटामिन BC प्रचुर मात्रा में पपीते में जो है पाया जाता है। कौन सा विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, आम है, गाजर है, पपीता है। जबकि दूध की बात किया है, दूध विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है, याद रखिएगा। दूध में विटामिन A बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता, तो प्रोटीन को कौन सा विकृत नहीं करता, ऊष्मा, एक्स किरणें, धातु, भारी धातु लवण कर देते हैं। जबकि जो अवरक्त किरणें होती हैं वो आपकी प्रोटीन को विकृत जो है नहीं करती हैं, याद रखना है। प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो बात की जाए
हम प्रोटीन जंतु एवं पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से बने होते हैं, करेक्ट है। हमारे शरीर का वजन लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, क्या सही है? आप कहेंगे नहीं, गलत है। प्रोटीन हमारे शरीर के रंजक खंड, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है गलत है, याद रखिएगा, सी वाला गलत है, बाकी ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं। भाई तरुण एवं प्रोटीन में तरुण एवं वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं, आप कहेंगे वृद्धों में उच्चतर आवश्यकताएं होती हैं, जबकि तरुणों में न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य क्रियाशील महिला है उसके लिए दैनिक मात्रा प्रोटीन की कम से कम 45 ग्राम होना चाहिए। कितना? 45 ग्राम जो है होना चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? आप कहेंगे 70 ग्राम। देखो यहाँ पर सामान्य महिला थी तो 45 ग्राम, लेकिन अगर कोई माँ दूध पिलाने वाली है ना, छोटा बच्चा है, तो उसको कम से कम 70 ग्राम प्रति प्रोटीन की आवश्यकता जो है होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता। अरे दूध में विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B6, ये सब पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण बस त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है, बिल्कुल सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, ये भी करेक्ट है। विटामिन B1 थायमीन के अभाव में हृदय घात रोग जो है हो जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी आती है, करेक्ट है। तो बी सी डी सही है, जबकि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो आपका है गलत था। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें शामिल अभाव है। किस चीज का अभाव पाया जाता है? आप कहेंगे दूध में माँ के लोहे तत्व का अभाव होता है, जबकि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं? यहाँ कहेंगे आप कम मोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। डिब्बा वाला दूध पिएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, जबकि माँ के दूध में मोटापा नहीं बढ़ेगा। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता जो है अधिक होती है, बिल्कुल बात ठीक है। इसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है। लंबाई में असमान वृद्धि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत लिखा है। केवल 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो बोतल का दूध पीते हैं और माँ का दूध पीते हैं, दोनों में यही अंतर आपको देखने को मिलेंगे। दूध में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व होते हैं, कौन से होते हैं? आप कैल्शियम और पोटेशियम तत्व जो है पाए जाते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? भाई दूध किसका घटिया स्रोत है? आप कहेंगे विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो अच्छा स्रोत दूध में नहीं होता है, जबकि कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दूध में प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं। स्टार्च है एक, स्टार्च क्या है? आप कहेंगे पॉलीसेकेराइड। क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका सूत्र C6H10O5 होता है, याद रखिएगा, है ना। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में आता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं, करेक्ट है। दोनों बहुलक हैं, करेक्ट है। आयोडीन के साथ दोनों का रंग प्रदान करते हैं, नहीं ये गलत है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, सही है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे, जबकि एक ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। इसके बाद मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, तो आपका ये गलत है ना, ऑप्शन गलत है। वसा आवश्यक अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, करेक्ट। तो आप कहेंगे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ सही था, जबकि यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी तो आप लोगों ने खाई होगी ना। अलसी जो होता है आपका ओमेगा 3 वसी अम्लता का सबसे बढ़िया स्रोत के रूप में माना जाता है। अलसी एक समशीतोष्ण पौधों का प्रदेशों का पौधा है और बीज से तेल इसमें निकाला जाता है। और ओमेगा 3 बात किया तो अलसी में सबसे ज्यादा वसी अम्ल की मात्रा जो है पाई जाती है। कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब कि 18 कार्बोनिक योमा 3 फैटी अम्ल का? तो आप कहेंगे अलसी, है ना। ओमेगा आपका नाम आ जाए तो आप कहेंगे ओमेगा 3 जो है अलसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है, बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहता है कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता। अरे भाई ये गलत लगा है, तो पहला सही है जबकि आर गलत है, तो आप कहेंगे ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव आहार में ग्लाइनिस, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है, नहीं ये तो गलत है, नहीं किया जाता है।
अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। आप कहेंगे बिल्कुल ये सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आप कहेंगे इनमें से जो अंडा है, अंडा आपका सबसे ज्यादा अमीनो अम्ल के रूप में जो है जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो होती है, निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? भाई हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे वसा के विरुद्ध कौन सा अवरोधक का काम करता है? तो शरीर की ऊष्मा कक्ष है। कौन सा है? शरीर की ऊष्मा कक्ष है। जो वसा होता है जिसे फैट कहते हैं, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध जो है अवरोधक के रूप में कार्य है करता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है वसा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट होता है किसके चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? किसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा अधिकतम ऊर्जा होती है? आप कहेंगे वसा में सबसे ज्यादा अधिकतम ऊर्जा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम वसा प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा इसमें समूह है जो मनुष्य के शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। आप कहेंगे प्रोटीन का। जीवित प्राणियों में अधिकांश पदार्थ जो है आपके प्रोटीन का पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। क्या होती हैं? तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो आप कहेंगे कारण भी कथन भी सही है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? एक ऐसा तेल है जो कि दिल की बीमारियों के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कहेंगे सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी के तेल को हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल जो है माना जाता है। इसमें वसा की जो मात्रा है बहुत कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। आवृतबीजी पौधा होता है और इसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। बिल्कुल बात ठीक है। जो असंतृप्त वसा होती है संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होगी। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। नहीं, एक आबंध नहीं होता है। आप कहेंगे केवल सी ऑप्शन वाला ए सही है, आर ऑप्शन गलत है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। मछली में क्या होता है? आप कहेंगे बहु असंतृप्त वसामल होता है। क्या होता है? बहु असंतृप्त वसामल होता है। इसीलिए फैटी एसिड जैसे कहते हैं, अवघटन की जो दर है वो काफी तीव्र होती है और जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अणु अधिक जो है ग्रहण किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। इसलिए मछली में पाई जाने वसा में सबसे अधिक बहुसंतृप्त वसा जो है अम्ल पाया जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि स्तर कम रहता है। किसका? तो आप कहेंगे HDL का स्तर। HDL का स्तर जो है कम रहता है, याद रखिएगा। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि अच्छे HDL हाई डेंसिटी के लिए स्तर कम रहता है और हानिप्रद लो डेंसिटी का स्तर जो है बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है कि आहार उत्पादों की विक्रय में जुड़ी एक कंपनी वह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो आप कहेंगे कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। बिल्कुल ठीक है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय बाकाओं के लिए जो है क्षति नहीं पहुंचाएगा। करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला सही। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो आप कहेंगे स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉइड की श्रेणी में कोलेस्ट्रॉल आता है। आप कहेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज हमने यहाँ पर अपने स्वास्थ्य से संबंधित पोषण से संबंधित क्वेश्चनों की बात की है। देखो क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे अक्सर क्वेश्चन हमें पता है, आपको आते हैं, सब अच्छी बात है, पर एग्जाम में आपको रिकॉल होने के लिए स्वास्थ्य के लिए पोषण चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें हम विटामिन खनिज की कमी से होने वाले रोगों से बात करेंगे और महिलाओं में जो पोषण जनित रक्ताल्पता होती है
इसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस बुक को हमारा पूरा कराना कर्तव्य है। 14 चैप्टर है, 6वां चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।